Hello, my dear students. Do a little more each day than you think you possibly can. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे एंड द टॉपिक इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर गार्बेज कलेक्शन नाम का एक टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस सेशन को ऑर्गेनाइज ऐसे किया है, व्हाट इज द नीड ऑफ गार्बेज कलेक्शन वो पहले देखेंगे, व्हाट गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी इज, एंड देन पाइथन में गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी कैसे कैरी आउट किया जाता है उसके बारे में डिटेलिंग हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन की नीड को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी लीक्स। बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे, डरना मना है, बहुत ही सिंपल करके रखने वाला हूं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी लीक्स। डू वी नो अकॉर्डिंग टू वन ह्यूमन आर्किटेक्चर, जिस भी कोड को एग्जीक्यूट होना है उसको पहले रैम में आना पड़ेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेन मेमोरी में, एंड तब जाके माइक्रो प्रोसेसर इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इट विद द हेल्प ऑफ फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, decode and execute. So each and every program is occupying certain space in memory that we know. And फिर sometimes it happens that at a runtime नए objects are getting constructed within the program and those objects are getting constructed inside what heap memory area. For example, let me go with the example of C++. Yeah, you can go with let us say C. So यहाँ पे जो भी एक्टिविटी रन टाइम पे होता है वी जनरली कॉल दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज डायनामिक एक्टिविटी। एंड डायनामिकली मतलब रन टाइम पे अगर कोई ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है तो उनके लिए मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए, एंड इसलिए हम लोग सी में यूज करते हैं मैलॉक नाम का एक फंक्शन है, एज वेल एज कैलॉक नाम का एक फंक्शन है, या सी प्लस प्लस के साथ हम लोग चलते हैं कौन से कीवर्ड के साथ, न्यू कीवर्ड के साथ। एंड जब न्यू करेंगे, मैलॉक करेंगे, कैलॉक करेंगे तो उस समय एक मेमोरी एरिया जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होगा, एंड जनरली दैट मेमोरी एरिया इज नोन एज हीप मेमोरी एरिया, वहां पे ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे एंड दोज ऑब्जेक्ट्स विल बी यूज्ड इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, राइट। अभी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऐसे होने वाला है कि इस ऑब्जेक्ट का काम खत्म होने वाला है। जो भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है आइदर इन रियल लाइफ और इन प्रोग्रामिंग आल्सो, उसका काम एक ना एक दिन खत्म करना ही है, राइट। ओके, सो एट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। पर इन सी प्लस प्लस ये ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका काम भी अभी प्रोग्राम में खत्म हो चुका है। वॉट एवर द इंटेंशन विथ विच वी हैव क्रिएटेड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वो अपना इंटेंशन खत्म हो चुका है। नाउ अगर आप इसमें यूज नहीं करोगे जब तक व्हाट डिलीट और फ्री फंक्शन, तब तक ये ऑब्जेक्ट जो हीप मेमोरी एरिया के ऊपर है वो इस हीप मेमोरी से डिलीट नहीं किया जाएगा, and it will keep occupying the memory space though it is not in use, and the concept is known as memory leaks. So ऐसे ऑब्जेक्ट जो अभी यूज में नहीं है, जिनका स्कोप खत्म हो चुका है, but still they are occupying the precious main memory location, and the concept is known as memory leaks. तो इन ऑब्जेक्ट्स को निकालने का जिम्मेदारी सी प्लस प्लस में किसके ऊपर है, प्रोग्रामर के ऊपर है, बिकॉज प्रोग्रामर हैज टू टेक केयर ऑफ using delete as well as free function for removing those objects from memory. So this particular burden is always there on the programmer, and that's why most of the C++ codes are generating memory leaks, and जहां पे प्रोग्राम का efficiency कम होता है। तो उस केस में दो टेक्नोलॉजीज, दैट इज जावा टेक्नोलॉजी as well as Python technology. And this technology has given a very genuine feature, and genuine feature is जिसको मैं कहने वाला हूं ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन ही फीचर है, राइट, बट इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। प्रोग्रामर डू नॉट हैव एनी बर्डन ऑफ डिलीटिंग द ऑब्जेक्ट्स और मेकिंग द मेमोरी फ्री विच इज ऑक्युपाइड बाय व्हाट ऑब्जेक्ट। ये बर्डन अभी प्रोग्रामर के ऊपर नहीं है। तो जावा में जेवीएम ये काम करेगा, पाइथन में पाइथन वर्चुअल मशीन ये काम करेगा, एंड दे आर कंटिन्यूअसली कीपिंग अ ट्रैक ऑफ
कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अभी हीप मेमोरी एरिया पे है, जिनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स अभी आउट ऑफ स्कोप हो चुके हैं, जो कोई यूज में नहीं है, तो उनको निकालने का काम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं कौन, Java virtual machine as well as Python virtual machine, and that particular functionality is known as garbage collection activity inside what Python. So यहाँ पे डेफिनेटली प्रोग्रामर से काम हट चुका है, पर किसी ना किसी को तो वो काम करना ही है. So who has taken this responsibility is, along with the interpreter, Python virtual machine is going to take care of removing the objects from heap memory area which are no more in use, and the concept is known as automatic garbage collections. I hope कि अभी garbage collection, इन ऑब्जेक्ट्स को garbage क्यों कहा गया है, बिकॉज जब इनका काम खत्म हो चुका है तो डेफिनेटली इट बिकम्स व्हाट, garbage only. सो उनको कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरप्रेटर के साथ पाइथन वर्चुअल मशीन कर रहा है, एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज पाइथॉन्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस. सो लेट्स से लाइक पाइथन में ये गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी कैसे किया जाता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक अंदर यूज हो रहा है, बट वी एज अ प्रोग्रामर मस्ट एक्सप्लोर कि हाउ द पाइथन इंटरप्रेटर इज गोइंग टू डू दैट, एंड समटाइम्स वी वांट पाइथन इंटरप्रेटर टू फोर्स कि आपको अभी गार्बेज कलेक्शन मेरे लिए करना है. तो उस केस में भी कुछ फंक्शनलिटी पाइथन ने दिए हैं, तो वहां पे वी कैन फोर्सफुली कैरी आउट द गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी. तो वो कैसे करना है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे. So the first technique that has been used for garbage collection in the Python is reference counting, right? So Python keeps a track of number of references for each object. Do you agree that हम लोगों ने डे वन से जैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मूवमेंट किया है, तब से हम लोग कह रहे हैं पाइथन गोज ऑन सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, एंड ये 100% ओपी के साथ चलता है. इसका क्या मीनिंग है, इसके अंदर जो भी एंटिटी बना है वो किस रूप में बना है, ऑब्जेक्ट के रूप में बना है. सो पाइथन इंटरप्रेटर इज गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ number of references for what, each object. For example, if I am saying like x is equal to, मैंने बना लिया ये लिस्ट, राइट, तो एक बार मैंने इस वेरिएबल के अंदर जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है, एंड जिसको इस वेरिएबल के नाम से हम लोग जान रहे हैं, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट बन गया 1. अगेन इफ आई से y इज इक्वल टू x, अगेन इसको यूज किया है. जैसे जैसे हम लोग उसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसका रेफरेंस काउंट क्या है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. एंड इफ आई से लेटर ऑन x इज इक्वल टू नन, इसका मीनिंग व्हाट, कि x के अंदर जो ऑब्जेक्ट है अभी उसका कोई यूज नहीं है. सो इन दैट केस इट्स रेफरेंस काउंट बिकम 0, एंड जैसे किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट बनता है 0, तो पाइथन इंटरप्रेटर along with Python virtual machine is going to collect that particular object as a garbage. This is how it is going to work with, right? So continuously it is keeping a watch on each and every object along with the concept of reference counting. So हर object के लिए एक reference count चलता रहता है. So let's see like what are the issues associated with it. When an object's reference count drops to 0, अगर वो reference count उसका 0 बन गया, what it means that object is no more needed in the programming, and it means that object is no longer being used and can be safely removed from what, memory. So जैसे ही उसका reference count बन गया 0, it is available for garbage collection activity, and this is how it is going to work for what, reference counting. But sometimes it happens that these are the objects which goes on forming the साइक्लिक रेफरेंस कॉन्सेप्ट. अभी साइक्लिक रेफरेंस कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट 1 keeps on using object 2 and object 2 also keeps on using object 1. तो ये केस में इनका साइकिल बन रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस साइक्लिक रेफरेंस दोनों का भी काउंट इज नॉट एबल टू रीच टुवर्ड 0. सो रेफरेंस काउंटिंग के हिसाब से वो हम लोग गार्बेज कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड इसीलिए फिर गार्बेज कलेक्शन में और एक एक्टिविटी कैरी आउट किया जाता है, and that is generational garbage collection activity which happens after reference counting. So वो चीज हम लोग देखते हैं.
बट बिफोर मूविंग इनटू द जनरेशनल रेफरेंस काउंटिंग, हम लोग पहले प्रोग्रामिंग में चलेंगे एंड रेफरेंस काउंटिंग क्या चीज है, उसके बारे में, कैसे रेफरेंसेस को काउंट किया जाता है, that we are going to see with the help of certain functionality that belongs to sys as a module. So let's move into the PyCharm and to check out कि reference count क्या चीज है and how it has been maintained by Python interpreter. So let's move into the PyCharm to watch out this activity. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे what we'll do is we'll create a Python file, let us say demo66, and इसमें we'll go on putting the title as check garbage collection functions. उसके related functions को check करना है. So let's go on creating one object. मैं list object कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं and we know that list के creation के लिए we use square bracket pair, right? So 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये हुआ मेरा L1 list object कंस्ट्रक्ट. जैसे कोई ऑब्जेक्ट न्यूली कंस्ट्रक्ट होता है उसका रेफरेंस काउंट बिकम्स 1. अभी इसको जब जब रीयूज करेंगे तब तक इसका रेफरेंस काउंट एक एक से बढ़ना चाहिए. सो अभी मैं कर रहा हूं L2 इज इक्वल टू L1, मतलब ये लिस्ट को रीयूज करके मैंने L2 के अंदर भी एक नया लिस्ट डाल दिया, नया लिस्ट बना लिया, राइट. अभी मैं कर रहा हूं x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ व्हाट L1. तो अभी फिर से L1 को यूज किया है एंड और एक बार इसको यूज करेंगे. L3 इज इक्वल टू, लेट्स गो ऑन क्रिएटिंग अनदर लिस्ट बाय यूजिंग L1 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम. सो 3 बार L1 को यूज करके L3 नाम का एक नया लिस्ट बना लिया. सो अभी चेक करते हैं कितनी बार L1 को हम लोगों ने यूज किया है इस प्रोग्रामिंग लाइंस में. सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. सो रेफरेंस काउंट L1 का होना चाहिए व्हाट 6. सो चेक करते हैं उसको प्रिंट करके एंड जब हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस काउंट ऑफ L1 इज कॉमा करके देयर इज अ फंक्शन नोन एज गेट रेफरेंस काउंट करके एक फंक्शन है, ध्यान से देखना है. एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन बिलोंग्स टू sys करके एक मॉड्यूल है. सो जब भी इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर इसका इंपोर्ट आना चाहिए अपने प्रोग्राम में. सो व्हेन आई गो ऑन सिलेक्टिंग दिस, प्लीज ऑब्जर्व फ्रॉम sys import get reference count. सो सिस्टम मॉड्यूल का ये फंक्शन है एंड हम लोगों को किसका रेफरेंस काउंट ढूंढना है, तो L1 का रेफरेंस काउंट ढूंढना है. जब इसको रन करेंगे तो लेट अस सी लाइक अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरेटिकल डिस्कशन आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं. एंड इट गोज ऑन सेइंग लाइक रेफरेंस काउंट फॉर L1 इज इक्वल टू व्हाट 6. अभी जैसे ही वो जहां जहां पे यूज हो रहा है हम लोग उसका यूज अगर कट डाउन करते जाएंगे तो उसका रेफरेंस काउंट एक एक से घटना चाहिए. सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, प्लीज ऑब्जर्व, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं L3 इज इक्वल टू नन, L3 इज इक्वल टू नन, एंड अगर ये रेफरेंस काउंट मैंने वापस यहां पे यूज कर लिया तो चेक करते हैं L1 का अभी रेफरेंस काउंट क्या बना है. एंड प्लीज ऑब्जर्व इट सेज दैट पहले इसका रेफरेंस काउंट 6 था, अभी इसका रेफरेंस काउंट 3 हो चुका है. क्यों? क्योंकि L3 को मैंने नन कर दिया तो L3 का रेफरेंस काउंट तो बन गया 0. पर L3 के साथ साथ L3 किन को यूज कर रहा था, L1 को कितनी बार यूज कर रहा था, 3 बार. सो जैसे ही L3 का रेफरेंस काउंट बना 0, इट इज गोइंग टू हैव द इक्वल इफेक्ट ऑन L1 का रेफरेंस, बिकॉज L1 अभी L3 यूज ही नहीं हो सकता. सो इसीलिए L1 भी यूज नहीं हो पाएगा. तो इसका रेफरेंस काउंट 1 2 एंड 3 से घट के यहां पे आ चुका है 3, राइट. अगर हम लोग करते हैं L2 इज इक्वल टू नन ऑल्सो, राइट, एंड अगर फिर से रेफरेंस काउंट को प्रिंट कर लिया, L2 बनाने के लिए हम लोगों ने L1 कितनी बार यूज किया था, एक बार, तो वहां पे फिर से L1 का काउंट 1 से घटना चाहिए. सो लेट्स सी लाइक is it decrementing the reference count of L1, and definitely it becomes what 2. And this is how it keeps on keeping the track of how many times the particular object is used. And जैसे ही उसका reference count बन जाता है 0, that particular object is eligible for garbage collection activity. सो ये एस्पेक्ट है, राइट. आई होप कि ये चीजें विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस काउंट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ गार्बेज कलेक्शन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू ऑल. अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है एंड ये दूसरा ऑब्जेक्ट उसी के कुछ फंक्शनलिटी में पहले ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है. तो दोनों भी ऑब्जेक्ट रिकर्सिव वे में एक दूसरे को यूज कर रहे हैं. तो उस केस में
आइलैंड ऑफ द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होता है, या उसको कहते हैं साइक्लिक रेफरेंस फॉर्मेशन। उस केस में रेफरेंस काउंट उसका कभी भी जीरो नहीं हो पाता, इसलिए गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी मे नॉट प्रोड्यूस फ्रूटफुल रिजल्ट। एंड उसलिए हम लोग चलते हैं फिर सेकंड स्टेप ऑफ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन, that is generational garbage collection activity. So let's see, like in theoretical perspective, what is generational garbage collection is. So the second part of garbage collection activity is generational garbage collector activity, and यहाँ पे you could be able to find that ये क्यों इंड्यूस किया गया है, because the limitation of reference counting is what, साइक्लिक रेफरेंस। अगर साइक्लिक रेफरेंस है तो उसका रेफरेंस काउंट कभी भी जीरो तक नहीं जाएगा, इसलिए दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। उससे बचने के लिए वी कैन गो विद नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, generational garbage collector activity, right? So in that case, generational garbage collector is designed to detect and clear this cyclic references. तो ये फिर कैसे क्रिएट करता है, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट को किसी ना किसी जनरेशन में प्लेस कर देता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, वो ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी है, राइट? सो इट गोज ऑन organizing all the objects into what, 3 generation based on the lifespan of the object. Lifespan of the object मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यूज होता जाएगा, आई कैन से लाइक इट ग्रोज ओल्डर ओल्डर एंड ओल्डर, एंड एक जगह पे जब इसका यूज जीरो हो जाएगा, सो इट इज available for what, garbage collection, that we have seen with respect to what, reference count. But अभी यहाँ पे this is going to divide, this activity is going to divide the object into generation 0, generation 1 and generation 2. So let's try to understand what is generation 0, generation 1 and generation 2. And definitely हर generation जो है objects के, उनके साथ एक limit is associated and that is known as threshold. तो हम लोग ये चीज भी practically check करने वाले हैं कि what is threshold. But let me tell you what is the overall activity about generation 0, generation 1 and generation 2. Generation 0 is the youngest generation, and this one is the oldest generation, right? Okay, and this is in between, that is older than this and younger than this. Fine. तो अभी ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इस केस में what is happening is when any object is constructed, that object is placed in generation 0. So सारे के सारे ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट पाइथन क्रिएट कर रहा है, those all objects are placed in generation 0. and जब तक लिमिट नोन एज थ्रेशोल्ड, मतलब हर जनरेशन का कोई ना कोई लिमिट है। फॉर एग्जांपल जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जनरेशन 0 का लिमिट इज 2000 ऑब्जेक्ट्स कैन बी देयर इन जनरेशन 0। जनरेशन 1 में 10 ऑब्जेक्ट रह सकते हैं एंड जनरेशन 2 में 10 ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं। सो यहाँ पे when it reaches to its limit, the Python interpreter is going to run garbage collection activity. And जो ऑब्जेक्ट्स फिर नहीं चाहिए जनरेशन 0 में है, all those youngest objects will be collected as a garbage collector. जो ऑब्जेक्ट इन यूज है उस समय जब गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी रन हुआ एंड वहां पे उसको देखा गया, उसको पाया गया कि ये अभी भी यूज है, सो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम जनरेशन 0 इनटू जनरेशन 1. तो जनरेशन 1 का थ्रेशोल्ड क्या है, 10 है। सपोज 10 ऑब्जेक्ट्स अपने हैं जनरेशन 1 में, तो उसने रन कर दिया गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी किसके ऊपर, जनरेशन 1 के ऊपर, एंड वहां पे भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो करंटली इन यूज है, यूज हो रहा है उनका एक्चुअली, राइट, वो सर्वाइव हुए, तो वो ऑब्जेक्ट्स फिर चले जाएंगे किसमें, जनरेशन 2 में, लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली द ऑब्जेक्ट विच इज क्रिएटेड, मतलब हम लोग कहते हैं उसको लोकल ऑब्जेक्ट्स, राइट, local objects which are created, they are supposed to be garbage collected as quickly as possible because उनका यूज बहुत लिमिटेड होता है।
So maximum time generation 0 के objects are getting garbage collected, and this particular process will be governed by Python interpreter along with Python virtual machine. And as a programmer हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं with the module known as gc, and इस gc मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस है वो हम लोग देख पाएंगे. एंड gc मॉड्यूल के फंक्शंस आर लाइक वी गो विद गेट थ्रेशोल्ड. तो गेट थ्रेशोल्ड मिलेगा अगर पाइथन के कुछ वर्जन के साथ आप काम कर रहे हो, ओल्डर वर्जन के साथ, तो थ्रेशोल्ड आपको ऐसे मिलेगा 710 and 10. Why there are three threshold values? Because this goes with generation 0, this goes with generation 1 and this goes with generation 2. Right? अपने प्रोग्राम में रन करके देखेंगे कि what value we could get under this, and then the next functionality that we can go with is, as a programmer you can force Python interpreter to carry out garbage collection activity with the help of gc.collect. नेक्स्ट टू दैट ये गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं. आई डोंट वांट गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी टू बी डन, राइट. मुझे मेरे प्रोग्राम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उतने सारे के सारे प्रोग्राम खत्म होने तक यूज करने हैं. सो आई मे गो विद gc.disable फंक्शन, एंड आप वापस उसको इनेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, gc.enable. सो एज अ प्रोग्रामर आप भी गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी में involvement ले सकते हो by using this particular functions, and there are many more functions that we can go on using with respect to specific garbage collection activity, right? Okay, and ये function हम लोगों ने चेक किया रेफरेंस काउंटिंग के लिए. sys मॉड्यूल का फंक्शन है get reference count, and इसको हम लोगों ने चेक किया. अभी पाइथन में चलते हैं एंड चेक करते हैं कि gc.getThreshold अपना जो पाइथन का इंटरप्रेटर अभी मेरे मशीन में इंस्टॉल है उस मशीन का ये थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 क्या है. हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ मशीन पे ये वैल्यू आ सकता है 710 10, कुछ मशीन पे ये वैल्यू आ सकता है अलग वैल्यू आल्सो, एंड दिस गोज विद जनरेशन 0, दिस विल बी जनरेशन 1 एंड दिस विल बी जनरेशन 2. सो ये थ्रेशोल्ड जब रीच होगा तो डेफिनेटली पाइथन इंटरप्रेटर इज गोइंग टू रन गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी ऑन दैट पर्टिकुलर जनरेशन ऑब्जेक्ट, एंड वो जनरेशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्वाइव हुआ सो दैट ऑब्जेक्ट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट जनरेशन इनटू नेक्स्ट जनरेशन. सर्वाइव हुआ मतलब क्या, वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, सो दैट विल बी मूव्ड इन नेक्स्ट जनरेशन, दैट विल बी मूव्ड इन नेक्स्ट जनरेशन, लाइक दैट, राइट. सो दिस इज अ वेरी सिस्टमेटिक एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट इन पाइथन. सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन check how much is the threshold that is available with respect to our Python interpreter. So we are back into the same program, and what I'm going to do is यहाँ पे ये कोड को मैं कमेंट कर रहा हूं, and here I'll just simply go with, and let's go on printing the threshold value, and यहाँ पे we can go with gc dot get threshold and check करते हैं. When we run this I'll be able to see in my machine generation 0 में 2000 object can stay because generation 0 is इसका threshold यहाँ पे 2000, generation 1 का threshold is 10 and generation 2 का threshold is what, 10, right. इसके साथ इसके अलावा आप gc के बहुत सारे फंक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं. so gc मतलब enable, गार्बेज कलेक्शन में एनेबल कर सकता हूं, गार्बेज कलेक्शन आप फ्रीज कर सकते हो, और यू कैन गो ऑन सेइंग व्हाट, गार्बेज कलेक्शन आप डिसेबल भी कर सकते हो. इफ यू वांट टू फोर्सफुली डू द गार्बेज कलेक्शन देन विल गो विद कलेक्ट नाम का फंक्शन, राइट. सो यहां पे इफ वी चेक एक चेक करके देखते हैं, एंड यहां पे हम लोग इस प्रोग्राम पे फोर्सफुली गार्बेज कलेक्शन रन करते हैं, देखते हैं कि व्हाट इट इज गोइंग टू रिटर्न. सो x इज इक्वल टू, आई विल सिंपली गो विथ gc डॉट कलेक्ट. मैंने गार्बेज कलेक्शन फोर्सफुली यहां पे रन कर दिया, एंड चेक करते हैं x में क्या वैल्यू आता है. सो प्रिंट कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स एंड कॉमा करके x को डिस्प्ले कर देंगे. चेक करते हैं ये गार्बेज कलेक्शन ने, हम लोग ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट. दो वी आर फोर्सिंग द पाइथन इंटरप्रेटर टू गो फॉर गार्बेज कलेक्शन, इट मे हैपन दैट उसको गार्बेज कलेक्शन के लिए कोई ऑब्जेक्ट मिला ही ना हो, राइट. सो लेट्स सी लाइक x के अंदर क्या वैल्यू आ रहा है.
how many object it has garbage collected at this particular moment. So जब इसको run करेंगे तो we could be able to see like at the end collected objects what 7 objects उसने garbage collect कर लिए हैं, right? So अलग अलग objects जिनका उसको use नहीं दिख रहा है, those all objects are collected by what gc.collect entity. This is how you can go on forcing the garbage collector to go for what collection of objects which are not used according to Python interpreter. So that's it from my side about this automatic garbage collection feature. दो एंटिटी के साथ काम करता है, एक है रेफरेंस काउंट के साथ एंड दूसरा है जनरेशनल गार्बेज कलेक्शन एक्टिविटी. सो बहुत ही फ्रूटफुली पाइथन ने इसको इंप्लीमेंट किया है सो दैट memory utilization and usage of the memory will be always appropriate for programming execution. So that's it from my side about this. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.